सासू माँ, मुझे तो आपको अपनी सास कहने में भी शर्म आ रही है। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए इस उम्र में यह सब करते हुए। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग दुनिया वालों को, और क्या कहेंगे सभी को कि इस उम्र में मेरी सास माँ बनने वाली है, और वह भी किसके बच्चे की क्या पता। मुझे माँ बने अभी 1 साल ही हुआ है। जहाँ बेटी बहू के बच्चे पालने की उम्र है आपकी, वहाँ आप अपना बच्चा लेकर घूमेंगी। आप शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे तो आपको अपनी सास कहने में भी शर्म आ रही है, और अगर यह बात आपके बेटे आलोक को पता चल गई तो आप सोच भी नहीं सकती क्या होगा आपका। सलोनी अपनी सास बिमला जी से बोली। बिमला जी, जिनके पास कहने को कुछ शब्द नहीं थे, खामोशी से अपनी बहू की बातें सुने जा रही थी। अंत में सिर्फ इतना बोली कि बेटे आलोक को अभी कुछ मत बताना। सलोनी बोली, हाँ देखा कैसे बेटे के नाम से हवाइयाँ उड़ रही हैं आपकी। जब यह कुकर्म किए तब बेटे बहू की याद नहीं आई? जब आप सभी के सामने यह बात खोलने का डर सता रहा है? मैं तो आलोक को सारी बातें बता कर रहूंगी। आने दीजिए, अभी कमरे में जाकर सब बताती हूँ उनको। पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है इस उम्र में। बिमला जी फपक फपक कर रो पड़ी और खो गई अतीत के गलियारे में। हंसता खेलता परिवार था बिमला जी का। बिमला जी जब केवल 17 वर्ष की थी, उनकी शादी उनसे 2 साल बड़े शेखर जी से हो गई थी। चंद्रशेखर जी तब अध्यापक बनने के लिए बीएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और 2 साल बाद उनका यह सपना पूरा हुआ। अब पति चंद्रशेखर जी सरकारी स्कूल में अध्यापक बन चुके थे। बिमला जी केवल 19 वर्ष की थी और उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने आलोक और सीमा रखा। बिमला जी अब घर में पूरी तरह रच बस गई थी और अपना घर, परिवार और बच्चे संभालती थी। बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाने के कारण उनमें पहले इतनी समझ नहीं थी, मगर वक्त के साथ साथ वो सब कुछ सीख गई थी। वक्त के साथ हालातों ने अजीब करवट ली और एक दिन अचानक एक सड़क दुर्घटना में चंद्रशेखर जी की मौत हो गई। उसके बाद घर, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी अकेले बिमला जी पर आ गई। बिमला जी के सास ससुर भी उन्हीं के साथ रहते थे। 2 बूढ़े व्यक्ति, 2 बच्चों, सभी का दायित्व का पूरा करने के लिए बिमला जी ने अचार पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। मगर अचार पापड़ के काम से भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। पड़ोस में रहने वाली सुनीता भाभी के पति एक बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे, जहां एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो डिलीवरी वाली माँओं की देखभाल कर सके। जब सुनीता भाभी ने यह बात बिमला जी को बताई तो बिमला जी इस नौकरी के लिए तुरंत तैयार हो गई, और अब बिमला जी घर परिवार संभालने के साथ साथ हॉस्पिटल में नौकरी पर भी जाने लगी थी, ताकि वो घर का खर्चा निकाल पाए। शनिवार और रविवार हॉस्पिटल से उनको छुट्टी दी जाती थी। तब बिमला जी ऑर्डर लिए हुए अचार पापड़ तैयार करती। बिमला जी को एक बेटा आलोक और एक बेटी सीमा थी, जिनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च और सास ससुर की दवाइयों का खर्च बिमला जी नौकरी करके पूरा कर रही थी। मगर बिमला जी की सास रूपमती जी को बिमला जी का हॉस्पिटल जाकर नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरुआती दौर में तो वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि रूपमती जी और उनके पति कमलेश जी की दवाइयों का खर्च भी तो बिमला जी ही उठा रही थी। रूपमती जी को मौका देखती रहती कि कब बहू कुछ ऐसी गलती करे कि उन्हें बहू को टोकने का मौका मिल सके। एक दिन पड़ोस वाले सुनीता भाभी के पति राजेश जी हॉस्पिटल जाने स्कूटी से घर से निकले ही थे कि उन्हें बिमला जी भी घर से निकलते नजर आईं। चूँकि दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे,
बिमला जी को देखते ही वो बोले, भाभी जी आइए मेरी स्कूटी पर बैठ जाइए, मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। बिमला जी बेचारी आज पहले से वैसे ही लेट हो चुकी थी। उन्होंने भी राजेश जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया और वो राजेश जी के पीछे स्कूटी पर बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में उन्हें उनकी मौसी सास कलावती जी ने देख लिया। कलावती जी ने तुरंत अपनी बहन रूपमती को फोन किया और बोली, रूपमती जरा बहू पर लगाम रखो, भारी जवानी में विधवा हो गई इसका मतलब यह नहीं कि पति के मरने के बाद गुलछर्रे उड़ाए। रूपमती जी बोली, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। कलावती जी ने अपना आंखों देखा हाल बयां कर दिया और बोली, मेरी तरह ना जाने आज कितने लोगों ने तुम्हारी बहू को पड़ोस वाले राजेश के साथ देखा होगा। उससे पहले की जग हंसाई हो, रोक लो उसे। आज शाम जब बिमला जी नौकरी से वापस लौटी, रूपमती जी गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों हमारी नाक कटाने पर तुली हो? बिमला जी बोली, माँ जी क्या हो गया, मैंने क्या किया? रूपमती जी बोली, बहू तुम हमारा खर्चा पूरा करती हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाओगी और हम बर्दाश्त कर लेंगी। पड़ोस वाले राजेश के साथ चक्कर भी चला रही हो और नौकरी भी कर रही हो। तुम्हारे तो दोनों काम एक साथ हो रही हैं। मेरे बेटे चंद्रशेखर को मरे अभी 6 महीने ही हुए हैं और तुमने दूसरे आदमी पर डोरे डालना भी शुरू कर दिए। बिमला जी बोली, माँ जी ये कैसा संगीन आरोप लगा रही हैं आप मुझ पे? मैं यहाँ नौकरी अपना घर परिवार चलाने के लिए कर रही हूँ, गुलछर्रे उड़ाने नहीं। आज राजेश जी रास्ते में मुझे मिल गए थे और हॉस्पिटल ही जा रहे थे, इसीलिए मैं भी उनकी स्कूटी पर बैठकर चली गई थी। इसका मतलब अगर कोई गलत निकालेगा तो इसमें मेरी क्या गलती है? रूपमती जी बोली, गलती तो हमारी है बहू कि हम तुझे यह नौकरी करने दे रहे हैं। आज से तुम कोई नौकरी वोकरी पर नहीं जाओगी और घर पर ही रहकर काम करोगी। बिमला जी बोली, घर पर रहकर आपकी दवाइयों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लाओगी? वाह मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि हमारे घर की बहू बाहर जाकर नौकरी नहीं करेगी ताकि हमारा नाम खराब ना हो। बिमला जी बोली, मैं आई हुई नौकरी ऐसे हाथ से जाने नहीं दे सकती। माँ जी मुझे मेरे बच्चों का खर्च भी निकालना है, उनका भविष्य संवारना है, मैं यह नौकरी नहीं छोड़ सकती। और रूपमती जी ने बगावत कर बिमला जी से अपनी नौकरी जारी रखी, जिस कारण अब सास बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन अचानक रूपमती जी के पति कैलाश जी को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। उनकी बाईपास सर्जरी हुई, जिसका पूरा खर्चा कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपए हुए और तब यह सारा खर्चा बिमला जी ने उठाया। बिमला जी ने अपनी नौकरी और अचार पापड़ से जो भी पैसे जमा किए थे वह सारे ससुर जी की बीमारी में उड़ गए। तब जाकर रूपमती जी को बिमला जी की कद्र हुई और उन्होंने अपनी बहू बिमला से माफी भी मांगी। रूपमती जी बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, जबकि अगर आज तुम ना होती तो तुम्हारे ससुर जी की जान भी ना बच पाती। बिमला जी अब भी पहले की तरह रोज नौकरी जाती। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उम्र के ढलते ढलते बिमला जी के सास ससुर का भी निधन हो चला था। आलोक और सीमा भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे, इसीलिए अब उन्होंने
बिमला जी को घर पर रहकर आराम करना कह दिया था। बिमला जी भी इतने सालों की भाग दौड़ करके थक चुकी थी, इसीलिए उन्होंने भी बच्चों की सलाह मान ली। सीमा के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे थे। उन्हीं में से एक रिश्ता पसंद आ जाने पर सीमा का भी ब्याह हो गया। अब बिमला जी आलोक को भी शादी करने मनाने लगी, क्योंकि आलोक अभी शादी नहीं करना चाहता था। आलोक के लिए लड़की देखने का जिम्मा आलोक की बुआ जी सुधा जी ने ले लिया और आलोक और बिमला जी को लड़कियां दिखाने लगी। एक बार बुआ जी आलोक के लिए सलोनी का रिश्ता लेकर आई। सलोनी बुआ जी के देवर की बेटी थी। सलोनी नौकरी करती थी और घर पर भी अच्छे से संभाल लेती थी। बुआ जी ने सलोनी की इतनी तारीफ की कि बिमला जी ने लड़की की ओर ज्यादा खोज खबर निकालना जरूरी नहीं समझा। आलोक अब भी शादी के लिए तैयार ना था, मगर बुआ जी कहाँ मानने वाली थी। वह बोली, आलोक, मेरी भतीजी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। वह तो मैंने मेरे देवर के घर वालों को तेरी फोटो दिखा दी तो उन लोगों ने तुझे पसंद कर लिया और अब तू हुई कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना चाहता है। वैसे तो कभी बिमला जी और सुधा जी की बनी नहीं थी, मगर आज सामने से सुधा जी इस रिश्ते के लिए इतना जोर दे रही थी कि बिमला जी भी बेटे आलोक से बोली, आलोक, बुआ जी सही कह रही है। लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली है, घर का कामकाज भी जानती है और क्या चाहिए हमें। बुआ जी ने भी बहुत गुणगान गाए, इसीलिए आलोक और बिमला जी ने इस रिश्ते पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। आलोक जो अब तक ना नकुर कर रहा था, अपनी माँ और बुआ जी के सामने हथियार डाल चुका था। थोड़े दिनों बाद धूमधाम से सलोनी और आलोक की शादी हो गई। शुरुआती दिन अच्छे से कट ही रहे थे कि आलोक बोला, सलोनी, अब तुम्हें नौकरी वापस ज्वाइन करनी है तो तुम कर सकती हो। सलोनी बोली, आलोक, मैं अब नौकरी नहीं करूँगी, मैं तो बस शादी करके घर में ही रहना चाहती हूँ। नौकरी तो बस इसीलिए ही करती थी क्योंकि आजकल लड़के वाले भी यही चाहते हैं कि उनको पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू मिले। आलोक बोला, तुम पढ़ी लिखी हो सलोनी, तो तुम घर पर क्यों बैठना चाहती हो? 2 पैसे कमाओगी तो अपने पैर पर खड़ी कहलाओगी और घर खर्च में भी मदद कर पाओगी। सलोनी गुस्से में आकर बोली, मैंने शादी तुम्हारे घर खर्च में मदद करने के लिए नहीं की, समझे? मैं तो घर पर रानी बनकर रहूंगी। मेरे पहले से ख्वाब थे कि मैं घर और बाहर का कुछ काम ना करूं और सिर्फ रानी बनकर घर पर राज करूं। बिमला जी भी बेटे बहू का संवाद सुन रही थी क्योंकि आलोक और सलोनी की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। आलोक बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सलोनी बोली, यही कि घर का काम तो तुम्हारी माँ कर लेती है और बाहर नौकरी का काम तुम कर लेते हो। मैं तो रानी बनकर आराम करूंगी यहाँ। सलोनी की यह बचकानी बातें सुन आलोक हक्का बक्का रह गया। थोड़े दिन तो उसने सोचा कि शायद सलोनी धीरे धीरे परिवार में रचने बसने लग जाएगी। अभी नई नई ही तो शादी हुई है, मगर यह क्या, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे सलोनी की जातियाँ भी बढ़ती जा रही थी। सलोनी घर का कुछ काम नहीं करती, यहाँ तक कि खाना खाकर अपनी थाली तक नहीं उठाती थी।
बिमला जी घर का सारा काम चुपचाप कर लेती क्योंकि सलोनी गुस्से की बहुत तेज थी। एक बार बिमला जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि सलोनी खाना खाकर अपनी थाली को तो खुद उठा लिया करो। उस पर सलोनी ने इतना गुस्सा किया कि अब बिमला जी एक शब्द भी नहीं बोलती थी। हद तो तब हो गई जब रोज रात सलोनी आलोक से भी झगड़ा करती। कभी कहती उसे सोने का हार चाहिए तो कभी कहती कल की कल मुझे घूमने ले चलो। आलोक बेचारा अकेले घर का खर्च निकालने वाला आदमी था। ऑफिस से आए दिन छुट्टी भी नहीं ले सकता था। वह सलोनी की हरकतों से तंग आने लगा था, मगर थोड़े ही दिनों में सलोनी ने खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली है। आलोक और बिमला जी खुश हो गए और सोचने लगे शायद वक्त के साथ सलोनी भी सुधर जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 महीने बाद सलोनी ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर उसके व्यवहार में कोई बदलाव न था। वह अब भी अपने आगे आलोक और बिमला जी को कोई इज्जत नहीं करती थी। एक दिन आलोक बिमला जी से बोला, माँ, बुआ जी ने हमसे ना जाने किस जन्म का बदला लिया है कि उनकी ऐसी भतीजी हमारे मत्थे मर दी। बिमला जी को मन ही मन अब यहाँ तक लग रहा था कि शायद उनकी ननद सुधा जी ने जानबूझकर इस झगड़ालू लड़की को हमारे मत्थे मर दिया था, और लगना वाजिब भी था क्योंकि सुधा जी ने कभी बिमला जी का अच्छा नहीं चाहा था। आज तक हमेशा एक ननद वाला रौन रूप दिखाती थी सुधा जी, मगर इस बार जाने बिमला जी कैसे उनकी बातों में आ गईं। खैर, इसे ही अपनी किस्मत मान दोनों माँ बेटे जी रहे थे। बस वह कहते हैं ना, एक परेशानी जब आती है तो वह परेशानियों का पहाड़ लेकर आती है। अभी इन गमों से उभरे भी नहीं थे माँ बेटे कि आलोक को कैंसर जैसी बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया और वह बीमार रहने लगा। उसे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। बिमला जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, और सलोनी वह भी पति की बीमारी से निडस हो गई थी। सलोनी अपने बच्चे की देख रेख तो सही से नहीं कर पाती थी, और ऐसे में पति की इतनी बड़ी बीमारी का दुख, ऊपर से आलोक की इलाज के लिए लाखों रुपयों का खर्च बताया था डॉक्टर ने। वह कैसे पूरा किया जाए इस बात की चिंता करते रहते दोनों सास बहू। आलोक की बीमारी के कारण सलोनी की भी अकल ठिकाने लग गई थी, और उसने फैसला किया कि वह नौकरी फिर से ज्वाइन करेगी। मगर बिमला जी बोली, सलोनी, तुम्हारी नौकरी ज्वाइन करने से सिर्फ घर का खर्च निकलेगा, आलोक के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और मुन्नी भी तो तुम्हारे बिना कहाँ रहती है। सलोनी को भी सास की बात सही लगी, मगर क्या कर सकते थे। बिमला जी और सलोनी ने मिलकर घर पर ही अचार पापड़ बनाने का काम चालू कर दिया, जो बिमला जी पहले भी किया करती थी, ताकि सलोनी को भी बच्ची को छोड़कर काम पर नौकरी पर ना जाना पड़े। सास बहू मिलकर घर का काम, आमदनी करना और आलोक का ध्यान रखना सब कुछ एक साथ कर लेते थे। आलोक भी बहुत चिंता में डूबा रहता था क्योंकि वह अब घर परिवार की कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। मैं थोड़े दिन पहले उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर से आलोक के इलाज के लिए पैसे लेने गई थी, क्योंकि मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और मैं अभी भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक कपल परिवार सरोगेसी से बच्चा चाहता है। अगर तुम उन्हें सरोगेसी द्वारा बच्चा करके दोगी तो वह तुम लोगों को इसके बदले 4 लाख रुपए देने तैयार है। मैंने डॉक्टर साहब से तुरंत हाँ कह दी क्योंकि मुझे मेरे बेटे की जान बचानी है। आज जैसे ही यह खबर डॉक्टर साहब को दूंगी, हमें 4 लाख रुपए मिल जाएंगे और मैं 9 महीने के लिए उन दंपति के बंगले में जाकर रहूंगी।
तुम यहाँ लोगों से कह देना कि मैं थोड़े महीनों के लिए अपनी बहन के यहाँ रहने चली गई हूँ। बहू, मैं तो बस अपना दायित्व निभा रही थी। बोलते बोलते बिमला जी सिर झुकाकर खड़ी हो गईं। सासू माँ की यह सारी बातें सुन सलोनी की आंखें भर आई थीं। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में ना जाने कितना गलत सोच लिया। एक तरफ आपको गलीन भाव हो रहा है और एक तरफ आपको अपने बेटे की जान भी बचानी है। आपने इतना बड़ा त्याग दिया है हमारे लिए और मैंने ना जाने गुस्से में आपको क्या क्या कह दिया। यह आपका दायित्व नहीं माँ, आपका त्याग है, उपकार है आपका, जिसकी श्रेणी में कभी नहीं चुका पाऊंगी। बिमला जी भी रोने लगी और बहू, ईश्वर अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। अब यही रास्ता हमें परेशानियों से उभारने में मदद करेगा। तुम आलोक को सारी सच्चाई बता देना और सब कुछ महीने तुम्हें आलोक को अकेले ही संभालना पड़ेगा। सलोनी ने भारी आंखों से सहमति जताई और लगभग एक सप्ताह बाद बिमला जी उन दंपति के घर रहने चली गई। आस पड़ोस के लोगों को बताया गया कि वो अपनी बहन के घर रहने गई हुई हैं। सलोनी हर सप्ताह अपनी सास से मिलने बंगले पर जाती थी और उनका हाल चाल लेकर आती थी। यहाँ आलोक की तबीयत भी धीरे धीरे सुधार हो गया था और वह ऑफिस न जाने के कारण घर से काम करने लगा था। आलोक अपनी माँ के प्रति नतमस्तक हो चुका था, जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और जान को जन्म देने का फैसला किया था। 9 महीने बाद बिमला जी ने एक बेटे को जन्म दिया और वह दंपति खुश हो गए। अच्छा इलाज मिलने से आलोक भी स्वस्थ हो चुका था और वह फिर से काम पर जाने लगा था। दुख के दिन गुजर चुके थे, सलोनी भी सुधर चुकी थी और अब वह अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, जिन्होंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। साथ साथ उसने अपने पति की अहमियत का भी पता चल चुका था। दोस्तों, जो सच आंखों से देखा जाता है जरूरी नहीं कि वह हमेशा सच होता है। कुछ सच राज तले दबे होते हैं, इसीलिए किसी को भी तुरंत जज ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि सामने वाला किन हालातों से गुजर रहा होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।